Assalamu alaikum. My name is Faiza Ranjeev and I'm your instructor. This is a series of the lectures Programming in C++ for Beginners. अच्छा, इससे पिछले लेक्चर्स में हमने रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, साथ ही हमने लूप्स देखी थी। आज हम उससे रिलेट कुछ टर्म्स, कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो देखते हैं। अच्छा, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ते हैं। व्हाट इज अ ब्रेक स्टेटमेंट एंड व्हाट इज अ कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है दीज आर यूज टू अल्टर द फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल को अल्टर करने के लिए हम यूज करते हैं। अल्टर कैसे करते हैं? फॉर सबसे पहले हम ब्रेक के बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे अल्टर करते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल को, और उसके बाद हम कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ इट अल्टर द फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो ब्रेक स्टेटमेंट जब हम यूज करते हैं रेपिटेशन स्ट्रक्चर में, रेपिटेशन स्ट्रक्चर आपको पता है कि वो स्ट्रक्चर्स होते हैं कि जिसके जरिए हम स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि लूपिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो रेपिटेशन स्ट्रक्चर में जब हम इसको यूज करते हैं इट इमीडिएटली एग्जिट्स। तो क्या होता है, उस लूप से जो ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, तो जब कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट पे आता है तो वहां से कंट्रोल एग्जिट हो जाता है, वहां से चला जाता है। बाकी के जो आइट्रेशंस होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते। रिमेनिंग आइट्रेशंस ऑफ द लूप आर स्किप्ड। कंट्रोल क्या हो जाता है, इट डायरेक्टली मूव्स आउटसाइड द बॉडी एंड द स्टेटमेंट दैट कम्स आफ्टर द बॉडी आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है। और जब ब्रेक स्टेटमेंट हम स्विच स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, तो स्विच स्ट्रक्चर में जब हम केसेस लगाते हैं तो हर केस के बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का ये मतलब होता है कि जो भी केस जो है हम ब्रेक स्विच में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन लगाते हैं। उस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होता है, जब वो किसी भी केस के साथ मैच कर जाए, किसी लेट सपोज ए हमने लगाया, किसी भी केस के साथ जब वो मैच कर जाए तो उसके बाद उस केस के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। यहाँ पे लेट सपोज स्विच ट्रू हो गया या केस ट्रू, उस केस के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट, उसके बाद हम ब्रेक लगाते हैं। ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज केस बी मैंने लगाया है, केस सी मैंने लगाया है। तो हर एक स्टेटमेंट ब्रेक में, हर एक केस के बाद हम जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उसके आखिर में हम ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक हम इसीलिए लगाते हैं कि इट प्रोवाइड्स एन इमीडिएट एग्जिट, कि जिस केस के साथ हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाए उसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाए और फिर कंट्रोल जो है केस की बॉडी से बाहर निकल जाए, स्विच की बॉडी से बाहर निकल जाए। अगर हम ब्रेक यहाँ पे यूज नहीं करते तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर लेट सपोज यहाँ से इससे पहले भी केसेस थे, केस जी, केस डी, जो भी केसेस थे वो उसका रिजल्ट फॉल्स हो गया था, यहाँ पे रिजल्ट अगर ट्रू हो जाता है तो अगर ब्रेक हम यूज नहीं करते तो इसके बाद के सारे केसेस का रिजल्ट जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। फिर उसके बाद ये नहीं देखा जाएगा दिस इज ट्रू और फॉल्स, उसके बाद सारे के सारे केसेस जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो ब्रेक हम इसीलिए लगाते हैं कि इट प्रोवाइड्स एन इमीडिएट एग्जिट। जब ये केस ट्रू हो गया, इसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, तो फिर स्विच की बॉडी से बाहर निकल जाओ। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। अच्छा, द ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन व्हाइल, फॉर एंड डू व्हाइल लूप्स। हम रिपीटिशन स्ट्रक्चर में भी इसको यूज कर सकते हैं और स्विच स्ट्रक्चर में भी इसको यूज कर सकते हैं। दो पर्पसेस के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं, टू एग्जिट अर्ली फ्रॉम अ लूप, टू स्किप द रिमाइंडर ऑफ द स्विच स्ट्रक्चर। अर्ली फ्रॉम अ लूप से एग्जिट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, और टू स्किप द रिमाइंडर ऑफ द स्विच स्ट्रक्चर, स्विच स्ट्रक्चर के बाकी जो रिमाइंडर जो हमारे पास केसेस होते हैं उसको स्किप करने के लिए, यानी कि यहाँ पे ये जो मैंने बताया इन केसेस को स्किप करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। आफ्टर द ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तो प्रोग्राम कंटिन्यूज विद द फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर के बाद का जो फर्स्ट आइट्रेशन होता है वहां से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे हमने स्विच में इसको यूज किया है तो स्विच की बॉडी के बाद जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हमने इसको रेपिटेशन में स्टार्ट किया, रेपिटेशन स्ट्रक्चर में यूज किया, यानी कि लूप्स में यूज किया है, फॉर लूप में, वाइल लूप में, डू वाइल लूप में, अगर यहाँ पे इसको हमने यूज किया तो बाकी के जो रिमेनिंग जो आइट्रेशंस होंगे ऑफ द लूप वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो स्किप हो जाएंगे। The use of a break statement in a loop can eliminate the use of a certain flags, यानी कि जो बाकी हमारे पास कंडीशन लगी है कि 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो, 10 टाइम्स, वो उसको एलिमिनेट कर देंगे, बाकी के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। फिर इससे रिलेट हम एक एग्जांपल करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, यूजर से दो नंबर्स इनपुट लेते हैं एंड डिस्प्लेस द कॉमन डिवाइजर ऑफ बोथ नंबर्स। दोनों नंबर्स का हम कॉमन डिवाइजर फाइंड करते हैं।
तो दो नंबर हम लेट सपोज जो दो नंबर हम इनपुट ले रहे हैं दैट इज n1 लेट सपोज हम ले रहे हैं 18 के बराबर और n2 लेट सपोज हम ले रहे हैं 27 के बराबर। तो इसमें हमने क्या करना है, अब एक कंडीशन लगानी है। इसका हमने इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है। ये तो मैंने अब n1 स्मॉल लिया है, n2 ग्रेटर लिया है। ऐसा भी हो सकता है कि n2 हम क्या ले लें 27 ले लें और n1 हम क्या ले लें 18 ले लें। तो इस पे हम क्या करते हैं कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन हम इस तरह से लगाते हैं कि अगर हमारे पास जो भी नंबर लेस होगा वहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम d एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें हम स्टोर कर देते हैं इफ n1 इज लेस देन n2 तो हमने क्या ले लेना है n1 लेना है, अदरवाइज हमने n2 लेना है और इस पे फिर हमने लूप लगाना है। फॉर लूप हम इस पे लगा लेते हैं क्योंकि इसी को ही हम काउंटर वेरिएबल यूज कर रहे हैं d को, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या किया इसको इनिशियलाइज नहीं किया बल्कि सिंपली इसको मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब इसको हमने कहाँ तक जाना है, जब तक कि d इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो। और हमने क्या करना है, अगर हम 18 पे ले रहे हैं तो हमने नीचे नीचे आना है, ठीक है। और हमने चेक क्या करना है, इफ अगर इन दोनों का जो मॉड ले ले किसी भी नंबर के साथ, इन दोनों का अगर मॉड दोनों का अगर 0 आ जाए दैट विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ दीज टू नंबर्स। तो हमने क्या करना है, मॉड लेना है। तो जैसे ही मॉड दोनों का 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि अगर लेट्स सपोज 2 एंड 4 है तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को क्या होगा, हमें ये तो आसान है 2 होगा, इसीलिए कि 2 इस पे भी डिविजिबल है इस पे भी। तो 4 मॉड 2 भी मेरे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है और 2 मॉड 2 भी 0 आ रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा 2 होगा। तो अगर ये बड़े नंबर होंगे, लेट्स सपोज ये हमारे पास जो बड़े नंबर है इसके लिए, तो इसको हम क्या करते हैं हम स्मॉल से शुरू करते हैं, इसीलिए मैंने ये कंडीशन लगाई है इस पे, ठीक है। तो इस पे हम करते हैं अगर n1 मॉड 2 n1 मॉड डी सॉरी ये जो हमारे पास जो भी हम ये नंबर ले रहे हैं n1 mod d इज इक्वल टू अगर 0 है एंड एंड n2 mod d अगर ये भी 0 है तो हम क्या कर देते हैं ब्रेक कर देते हैं, यानी कि बाकी के स्टेटमेंट जो है हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करने देते। जब हमें हमारा रिजल्ट आ गया जीसीडी फाइंड हो गई है दोनों का, तो बाकी 1 तक हमें आने की जरूरत नहीं है। हम पहले 18 mod 2 चेक करेंगे। यहाँ पे लेट सपोज हम इसका ड्राई रन करते हैं 18 mod d 18 mod 18 ये तो हमारे पास 0 आ रहा है, बट 27 mod 18 ये 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ब्रेक नहीं होगा बल्कि नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाएगा। 18 है तो d माइनस माइनस हो रहा है, अब 17 हो जाएगा तो 17 mod d हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे d जो है वो 17 हो गया, n1 क्या है 18, तो 18 mod 17 ये 0 नहीं आ रहा तो कंडीशन फॉल्स हो गई। अब इसके बाद d जो है ये 16 हो जाएगा तो 18 mod 16 ये भी नहीं आ रहा। इसी तरह अगर करते करते ये 9 तक आ जाएगा तो 18 mod 9 इट इज इक्वल टू 0। इसी तरह 27 n2 क्या है 27, तो 27 mod d क्या हो गया है 9 हुआ है तो इज इक्वल टू 0। तो 18 mod 9 भी 0 है और 27 mod 9 भी 0 है, तो हम क्या कर देते हैं इसको ब्रेक कर देते हैं। बाकी के स्टेटमेंट्स 1 तक आने की जरूरत नहीं है, बाकी के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको हम ब्रेक कर देते हैं और लूप की बॉडी से बाहर निकलकर हम इसको सी आउट कर देते हैं कि द जीसीडी ऑफ n1 एंड n2 इज d, यानी कि d में हमारे पास अभी 9 है तो जीसीडी ऑफ 18 एंड 27 इज 9। तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं div C++ में। ये मैंने प्रोग्राम अब टाइप किया है। हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं n1 n2 एंड d मैंने डिवाइजर के लिए लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने दो नंबर्स एंटर करवाए यूजर से, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। अब इस पे सेम मैंने काम किया हुआ है जो अभी हमने ड्राई रन देखा है। तो अगर n1 इज लेस देन n2 तो हम n1 कंसिडर कर लेते हैं, एल्स हम 2 पे ऑपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप लगाया हुआ है। अगर दोनों का जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, यानी कि दोनों पे ये नंबर डिविजिबल है, तो हम क्या करते हैं ब्रेक कर देते हैं और हम डिस्प्ले करवा देते हैं जीसीडी ऑफ n1 एंड n2 इज d। तो इसको मैं रन करके देखती हूँ। तो इसका देखिए यहाँ पे इंटर अ नंबर, हमने एक नंबर इंटर करना है। लेट्स सपोज एक नंबर हम लेते हैं 18 और एक नंबर हम लेते हैं 27। तो द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 18 एंड 27 इज 9। यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट
को तो हमने देख लिया। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम देखते हैं। व्हाट इज अ कंटिन्यू स्टेटमेंट? तो कंटिन्यू स्टेटमेंट आल्सो अल्टर द फ्लो ऑफ कंट्रोल। So it can be also used in while, for and do while structures. When executed in a loop, जब इसको हम loop में execute करते हैं तो क्या होता है? It skips the remaining statements. Remaining statements जो है वो skip हो जाते हैं and proceeds with the next iteration of the loop. और next iteration of the loop में हम चले जाते हैं। ब्रेक में क्या हो रहा था कि ब्रेक में तो हम कंट्रोल जो है डायरेक्टली मूव हो रहा था आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फॉर लूप स्विच स्टेटमेंट जो जिसमें भी हम इसको यूज कर रहे थे, तो वहां से तो कंट्रोल आउटसाइड द बॉडी मूव हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बाकी जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स होते हैं वो स्किप हो जाते हैं एग्जीक्यूट होना और प्रोसीड्स विद द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप। नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप में हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल अगर हम देख लें, इसमें क्या होता है? इन अ व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप structure expression loop continue test is evaluated immediately after the continue statement। जाहिर सी बात है उसमें क्या होता है? रिमेनिंग जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते और दोबारा से कंडीशन चेक की जाती है। जबकि फॉर लूप में क्या होता है कि यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है आफ्टर द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो देन द लूप कंडीशन इवेल्युएट्स, उसके बाद फिर लूप की कंडीशन इवेल्युएट होती है। पहले अपडेट स्टेटमेंट होता है, उसके बाद लूप की कंडीशन। जबकि while और do while लूप में डायरेक्टली कंडीशन चेक की जाती है आफ्टर द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो इसके साथ जो एग्जांपल है हम ये देख लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? डिस्प्ले द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 1 3 5 7 अप टू 100 हमने ये करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसका जो लॉजिक है वो कुछ इस तरह से है। हमने इसकी सम फाइंड करना है। तो हम इसमें से एक कंडीशन इस तरह से कंटिन्यू यूज करते हैं कि हमने ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो जब ऑड नंबर्स का हमें सम चाहिए तो हम इस पे कंडीशन लगा देते हैं कि अगर फॉर लूप तो हम यूज करेंगे 1 से लेके 100 तक फॉर लूप हम यूज करेंगे। एक हम सम के लिए वेरिएबल यूज करेंगे। तो इसके लिए जो लॉजिक है, सबसे पहले सम वेरिएबल को हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं। एक और वेरिएबल हम यूज करते हैं, इसी को फॉर लूप के अंदर ही हम यूज करते हैं। इंट i इज इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट करते हैं और i इज लेस देन 100 तक हम जाते हैं और i प्लस प्लस हम करते हैं। इसको मैंने सम करना है ना, तो इसके लिए मैं एक कंडीशन यूज करूंगी। कंटिन्यू स्टेटमेंट में किस तरह से इसमें यूज कर रही हूँ कि अगर ये नंबर जो है इट इज डिविजिबल बाय 2 है तो मैं क्या कर देती हूँ? कंटिन्यू करती हूँ। मैं कहती हूँ कि सम ना करे इसको। और अगर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 यानी कि अगर ऑड नंबर है तो फिर मैं कहती हूँ कि आप इसको सम कर लो। तो इसमें मैं कंडीशन लगा देती हूँ, इफ i जो हमारे पास वेरिएबल है 1 से स्टार्ट होगा, इफ i मॉड 2 जो है इज इक्वल टू अगर 0 आ रहा है तो हमने क्या करना है? कंटिन्यू करना है। यानी कि अगर 0 आ रहा है, इवन है, तो आप कंटिन्यू करो, एग्जीक्यूट ना करो स्टेटमेंट्स। आप क्या करो? नेक्स्ट आइटरेशन पे चले जाओ। ठीक है। और अगर मॉड 0 नहीं है यानी कि अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, अगर ऑड नंबर्स है तो आप क्या करो? सम कर दो। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई कर दो इसको। तो इसके बाद हम क्या कर देते हैं? सी आउट, जो रिजल्ट हमारे पास सम आएगा वो कर देंगे। इसमें इसका ड्राई रन अगर देख ले, स्टार्ट में क्या होगा? i इज इक्वल टू 1 है, तो 1 मॉड 2 इसका रिजल्ट 0 आ रहा है? नो, इसका रिजल्ट 0 नहीं आ रहा। तो आपने क्या कर देना है? सम को यहाँ पे ऐड कर देना है। सम में इज इक्वल टू 0 प्लस 1, आपने इसमें 1 ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके जो नेक्स्ट आइटरेशन है i प्लस प्लस है तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 को 2 मॉड 2 इज इक्वल टू 0, यस, इसके ये रिजल्ट ट्रू हो गया है। तो अब क्या करना है कि कंटिन्यू करना है, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करने बल्कि नेक्स्ट आइटरेशन पे जाना है। फिर i इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 मॉड 2 इज इक्वल टू 0, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करना बल्कि ये आपने सम में इसको ऐड कर देना है। तो सम की पहली वैल्यू जो थी वो 1 थी, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू अब 4 हो जाएगी। तो इसके बाद i की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 मॉड 2 4 mod 2 is equal to 0, कंडीशन ट्रू है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके बाद 5 हो जाएगी, 5 mod 2 is equal to 0, कंडीशन फॉल्स है। तो कंडीशन जब फॉल्स हो गई है, यहाँ पे कंडीशन i mod 2 is not equal to 0, कंडीशन फॉल्स हो गई है तो सम एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है।
तो दिस इज द सिंपल लॉजिक ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज।